Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the topic of diabetes mellitus, and this is our second lecture, and we are continuing this topic with the subtopic of glycemic treatment of goals in diabetes mellitus. The two available techniques for monitoring glycemic control are patient's self-monitoring blood glucose and A1C. जो दो पैरामीटर हैं मॉनिटर करने के ग्लाइसेमिक कंट्रोल के, एक तो सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज है जो कि हम घरों में ग्लूकोमीटर से करते हैं, दूसरा A1C लेवल। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज इंक्लूड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एंड 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज, जिसको हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कहते हैं। गाइडलाइंस रिकमेंडेशन फॉर द यूज़ ऑफ दीज टू टेक्निक्स आर प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, यानी ADA अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एस दो गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं। द गाइडलाइंस रिकमेंडेशन डिफर स्लाइटली विद दोज एस बीइंग मोर स्ट्रिंजेंट एज मेंशन इन टेबल 46.1। जो गाइडलाइन है दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो ADA की जो रिकमेंडेशन है और एस की जो रिकमेंडेशन है उसमें एस की रिकमेंडेशन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, यानी ज़्यादा सख्त है। अच्छा, ऑल ग्लूकोज टारगेट्स लेवल्स शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर अदर डिजीज स्टेज, एज ऑफ पर्सन, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज एंड रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। कि टेबल में जो दोनों की रिकमेंडेशन है वो तो अपनी जगह मौजूद है। अगर हम इस वक्त एक नज़र टेबल पे डाल लेते हैं, टेबल 46.1 गाइडलाइंस रिकमेंडेशन फॉर आउट पेशेंट ग्लाइसेमिक गोल इन नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स, रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। A1C का क्या गोल है? ADA कहती है कि इट शुड बी लेस देन 7%, जबकि एज कहती है कि इट शुड बी 6.5% और लेस देन 6.5%। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी इन बिटवीन 70 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अकॉर्डिंग टू ADA, और एज कहती है कि इट शुड बी लेस देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल मीन्स के जिसको हम रैंडम भी कहते हैं, लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज अ रिकमेंडेशन ऑफ ADA, एंड एज कहती है कि इट शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आप इसे देख सकते हैं कि इनका क्राइटेरिया जो है वो एज का ज़्यादा सख्त है ग्लूकोज कंट्रोल के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो रिकमेंडेशन है ठीक है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कि इंडिविजुअल पेशेंट की कंडीशन को भी देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में उसको हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 70 से 130 जो है वो नॉर्मल रेंज है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा 75, लेकिन उनको शदीद किस्म की हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स होंगी, यानी ये नॉर्मल ग्लाइसेमिक लेवल उनका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा ये इंडिविजुअल केस टू केस ये वेरी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बात की कि ऑल ग्लूकोज टारगेट्स शुड बी इंडिविजुअलाइज टेकिंग इनटू अकाउंट अदर डिजीज स्टेट्स, एज ऑफ द पर्सन, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज एंड रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने टारगेट रखा उसका कि आपने 70 पे लेकर आना है और 75 पर उसकी पेशेंट की हालत ख़राब हो गई, वो गिर पड़ा हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की वजह से और उसमें उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए ये नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपने इंडिविजुअल पेशेंट की जो क्लिनिकल कंडीशन है उसके हिसाब से इसको सेट करना है। अच्छा, टारगेट्स क्या हैं? अगेन सेम जो कि हम टेबल में देख चुके हैं। आउट पेशेंट ग्लूकोज टारगेट्स फॉर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स, ADA की क्या रिकमेंडेशन है? A1C शुड बी लेस देन 7%, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 70 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड 1 to 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज, जिसको हम रैंडम भी कहते हैं, लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एज की रिकमेंडेशन लेस देन 6.5% फॉर A1C, फास्टिंग लेस देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और रैंडम जो है इट शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, इसके अलावा इन पेशेंट ग्लूकोज टारगेट्स, यानी जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होंगे एडल्ट्स, इज स्पेसिफाइड बाय ADA एंड एज ग्लूकोज रेंज ऑफ 140 to
180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी जो इन पेशेंट हो, हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, उसमें जो ग्लूकोज की रिकमेंडेशन है टारगेट की, इट शुड बी इन बिटवीन 140 टू 180। इसके बाद हम आते हैं आउट पेशेंट ग्लूकोज टारगेट फॉर प्रेग्नेंट एडल्ट्स, जो कि क्या है, आर द सेम फॉर ADA एंड ACE गाइडलाइंस एंड दीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड इफ़ दे कैन बी अचीव सेफली। यहाँ पे जो पॉइंट उन्होंने दिया है कि ये है कि इन टारगेट्स को अचीव करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन में अगर सेफली अचीव कर सकते हो, यानी अगर सेफ्टी का इशू है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में पेशेंट जा रहा हो, तो फिर इन टारगेट से थोड़ा सा ऊपर ही ग्लूकोज लेवल को रखना होगा। GDM क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ में मेलाइटिस में प्री पेरेंडियल यानी बिफोर मील शुड बी 95 और लेस देन 95, 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल यानी फूड के लेने के बाद लेस देन 140 और 140 एंड 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल 120 और लेस देन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जिनमें प्री एग्जिस्टिंग टाइप 2 या टाइप 1 या टाइप 2 DM है, यानी जिनको पहले से है और अब वो जेस्टेशनल स्टेज में भी है, तो उनका A1C का टारगेट है 6% और लेस देन 6%, और प्री मील बेड टाइम एंड ओवरनाइट वैल्यूज शुड बी 60 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी फास्टिंग शुड बी 60 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और रैंडम शुड बी इन बिटवीन 100 टू 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। A1C लेवल जैसा कि यहाँ पे बताया कि इट शुड बी लेस दैन 6%। तो ये ट्रीटमेंट गोल्स हैं, ग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट गोल्स हैं फॉर ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट हेल्दी एडल्ट्स, आउटपेशेंट इनपेशेंट सेटिंग और आउटपेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। द फर्स्ट इज द इंसुलिन एंड इंसुलिन एनालॉग्स। आपके पास इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स क्या मौजूद हैं टेबल 46.2। अगर हम टेबल 46.2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन एनालॉग है और इनको क्लासिफाई किया गया है 4 मेजर क्लासेस में बेस्ड अपॉन देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लाइक ऑनसेट क्या है रैपिड एक्टिंग का? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, लेस देन 0.5 आवर। शॉर्ट एक्टिंग जिसको रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं 0.5 to 1। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन NPH 2 to 4 आवर, और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उनका 5 आवर और 3 to 4 आवर, ये जो है इनका जो है ऑनसेट है। पीक ड्यूरेशन इसका 0.5 to 1.5 आवर तकरीबन इस तरह से है, और रेगुलर का 2 to 4 आवर है। NPH यानी इंटरमीडिएट का 6 to 10 आवर है, और पीक जो है वो 6 to 12 आवर फॉर डिटरमिन। ग्लार्जिन का डेटा नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना है? जो रैपिड एक्टिंग है आमतौर पे 3 to 4 या 5 आवर्स, रेगुलर का 5 to 8 आवर्स, NPH का 10 to 16 आवर्स इफेक्टिव ड्यूरेशन है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है उनका जो ड्यूरेशन ऑफ आवर है वो अप टू 24 आवर है। वेरिएबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन इन ड्यूरेशन, रैपिड एक्टिंग की जो है वो मिनिमल है, रेगुलर की जो है वो मॉडरेट है वेरिएबिलिटी, और वेरिएबिलिटी जो इंटरमीडिएट की जो है वो बहुत हाई है, और लॉन्ग एक्टिंग की मिनिमल टू मॉडरेट या फिर मिनिमल ही है। तो इस तरह से इनमें डिफरेंसेस हैं। तो रैपिड एक्टिंग में हमारे पास एग्जांपल हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिजीन। रेगुलर में शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में NPH का मतलब है न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हैगिडॉन, और लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जिन और डिटरमीन हमारे पास मौजूद है। नाउ टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इन्हीं को एक बार फिर देख लेते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लाइक लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिजीन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, और इंटरमीडिएट इंसुलिन आइसोफेन इंसुलिन जो है वो NPH है, वही न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हैगिडॉन, NPH, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डिटरमिन इंसुलिन। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन प्रोडक्ट्स। मीन्स के प्री मिक्स का मतलब ये हुआ कि लाइक फॉर एग्जांपल इसमें मिक्सचर है रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का, या शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का, या फिर लॉन्ग एक्टिंग का। ईच मिक्सचर गिव रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एज ए प्री मील बोलस प्लस एन इंटरमीडिएट एक्टिंग टू कंट्रोल लेटर हाइपरग्लाइसीमिया और फॉर द सब्सिक्वेंट मील।
आमतौर पे जो प्री मिक्स इस तरह से मिक्सचर होती है उसमें रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग होती है और उसके साथ इंटरमीडिएट होती है, यानी रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग। रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग हम इसलिए देते हैं कि जो मील लेने के फ़ौरन बाद जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको कंट्रोल किया जाए, और इंटरमीडिएट उसमें इसलिए होती है कि ताकि क्योंकि इसका ऑनसेट लेट है तो खाना खाने के 2-4 घंटे के बाद जब हाइपरग्लाइसीमिया हो तो उस वक्त तक फिर इनका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग का, और उसकी जगह इंटरमीडिएट एक्टिंग ले लेगी ताकि एक मुकम्मल जो है वो कंट्रोल ग्लूकोज लेवल का बरकरार रहे। इसमें 50-50 इंसुलिन है, मीन्स 50% प्रोटामाइन लिस्प्रो एंड 50% लिस्प्रो इंसुलिन, यानी प्रोटामाइन हो गई तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरमीडिएट है और ये रैपिड एक्टिव है। 70-30 70% एस्पार्ट प्रोटामाइन, यानी प्रोटामाइन का मतलब हुआ कि वही इंटरमीडिएट हो गई, और 30% एस्पार्ट इंसुलिन यानी कि ये रैपिड एक्टिव, या फिर 70% NPH विथ 30% रेगुलर इंसुलिन, यानी 30% जो है वो 70% NPH एंड 30% जो है वो रेगुलर इंसुलिन। 75-25 is 75% protamine lispro which is intermediate insulin and 25% lispro इंसुलिन जो कि बेसिकली रैपिड एक्टिव होती है। एक्सटेम्पोरेनिया ये तो प्री मिक्स इंसुलिन प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा हम वी कैन ऑल्सो मेक एक्सटेम्पोरेनियसली 2 insulin mixed in 1 syringe before administration, like glargine and determine should never be mixed in the syringe with another insulin। जो इसमें बता दिया है इन्होंने कि ग्लार्जीन और डिटरमीन जो है वो मिक्स ना करें, ठीक है, सेम सिरिंज में अलग से दें क्योंकि वो compatibility का इशू है। When rapid acting insulin like lispro, aspart or glolizine are mixed with another insulin preparation should be used immediately। और अगर इनमें से लिस्प्रो, एस्पार्ट या ग्लोलिजीन ये तीनों में से कोई भी आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं और उसको इंटरमीडिएट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन उसको यूज़ कर लें, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखना नहीं है। एक्सटेम्पोरेनियस मिक्सचर विच इंक्लूड रेगुलर एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आर स्टेबल फॉर 14 days रेफ्रिजरेटेड और 7 days एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर ये कि रेगुलर इंसुलिन और NPH इंसुलिन अगर आप इनको मिक्स कर रहे हैं तो फिर ये स्टेबल हैं 14 days इन रेफ्रिजरेटर एंड 7 days एट रूम टेम्परेचर। तो इसकी जो है वो स्टेबिलिटी इतनी जो है वो मौजूद है। नाउ केमिकल सोर्सेज ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या क्या केमिकल सोर्सेज हैं इंसुलिन की? बायोसिंथेटिक ह्यूमन ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक, यानी ह्यूमन इंसुलिन का पेनक्रियास से सेल लिया गया, उसमें उस DNA को आइसोलेट किया गया जो कि इंसुलिन बनाता है, और उसको फिर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए एक्सप्रेस किया गया और लार्ज क्वांटिटी में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस की गई। इसके अलावा इंसुलिन एनालॉग्स प्रोड्यूस बाय केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद इसी की जो है ह्यूमन इंसुलिन जब प्रोड्यूस हो जाता है उसमें केमिकल ऑल्ट्रेशन करके मुख्तलिफ प्रिपरेशन हम बना लेते हैं, लाइक उसकी रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। इसके अलावा एनिमल सोर्स की भी अवेलेबल होती है लेकिन अब ये इतनी कॉमन नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्ट अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, U100 is a concentration of 100 units per ml and U500 is a 500 units per ml, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 100 units per ml वाली यूज़ होती है। Recommended for individuals with marked insulin resistance requiring greater than 200 units of U100 insulin daily। अगर जो है वो 100 यूनिट्स वाली जो है वो डेली यूज़ करनी पड़ रही है और ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, उस सूरत में सिर्फ U500 हम यूज़ करते हैं। U500 is a highly concentrated insulin and is available by prescription only, यानी इसका मतलब ये हुआ कि U100 जो है वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी अवेलेबल है, लेकिन U500 क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है इस वजह से ओनली अवेलेबल थ्रू प्रिस्क्रिप्शन। Currently, U500 syringes are not available in the United States. Patients should be taught to use the ml marking on tuberculin or U100 syringes to prevent dosing error in the units।
लिहाजा अगर U500 जो है कि जो इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेट जो है वो, जिसमें 1 ml में 500 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन मौजूद हों, अगर वो यूज़ कर रहा है पेशेंट, तो उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई सिरिंज नहीं आती, वो उसको वही जो 100 यूनिट्स पर ml वाली सिरिंज है उसी को यूज़ करना होगा। लिहाजा उसमें डोज एडजस्टमेंट के लिए कि वो जो है वो ओवर डोजेज ना हो जाए, उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करेंगे, या 100 यूनिट्स वाली जो सिरिंज होगी उसको यूज़ करेंगे। तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है 500 यूनिट्स पर ml वाले के लिए, उसकी काउंसलिंग की पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या है इंसुलिन की? इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइसेमिक management in individual with type 1 diabetes mellitus and may be used in combination with oral agents as necessary, like for example metformin or amylin agonist like pramlintide as necessary. आम तौर पे इंसुलिन जो हम देते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को देते हैं, अलोन भी और कभी कभी ओरल एजेंट्स के साथ लाइक मेटफॉर्मिन या एमाइलिन एगोनिस्ट के साथ साथ। उसकी वजह ये है कि देखें टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, तो इंसुलिन तो हमें देना ही देना है। मेटफॉर्मिन हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस है तो वो इसको भी काउंटर कर ले, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर की जो डिफेक्ट हो जाता है उसको रेक्टिफाई मेटफॉर्मिन करती है। और एमाइलिन एगोनिस्ट क्या करती है कि वो उसके इफ़ेक्ट को इन्हेंस करती है इंसुलिन के, इस वजह से इसको भी दिया जाता है। Insulin may be an initial or adjunctive agent for individual in type 2 diabetes mellitus and may be used in combination with oral agents, GLP-1 agonist, exenatide or amylin agonist to achieve glycemic control. Type 2 में भी हम adjunctive agent के तौर पर इंसुलिन दे सकते हैं, जो जबकि क्योंकि टाइप 2 में आमतौर पे हम ओरल एजेंट दे रहे होते हैं। ओरल एजेंट में भी हम मेटफॉर्मिन भी दे सकते हैं, GLP-1 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, माइलिन एगोनिस्ट भी दे सकते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने के लिए। तो टाइप 2 में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस टाइप 2 में जो है वो यूज़ ऑफ इंसुलिन कम है कंपेयर टू टाइप 1। टाइप 1 में तो यूज़ इसलिए करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टाइप 1 में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसमें जो पेनक्रियाज है वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना रहा होता, और इन टाइप 2 कुछ ना कुछ क्वान्टिटी इंसुलिन की बन रही है। Mechanism of action. Insulin exerts its effects in several ways including the following. पहली चीज़ तो ये कि ये जो इंसुलिन जो है ये किस तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कि ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होके फिर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? स्टिमुलेट हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिवर में ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी ब्लड से ग्लूकोज लेके लिवर में लाएगा और ग्लाइकोजन बनाएगा। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, फैसिलिटेट ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड स्टोरेज बाय एडिपोसाइड्स एंड इनहिबिट लिपोलाइसिस। ठीक है, एडिपोसाइड्स में स्टोर करेगा ट्राइग्लिसराइड्स को और लिपोलाइसिस को इनहिबिट करेगा। इसके अलावा स्टिमुलेट पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी पेरिफेरल साइड पे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल में अपटेक करा देगा ताकि वो ब्लड में ना रहे। तो ये फंक्शंस जो होंगे वो इंसुलिन कर रहा होगा। डोज क्या देंगे और इनिशियल डोज ऑफ इंसुलिन? टाइप 1 DM। टाइप 1 DM में क्या है? विदाउट कंकमिटेंट इन्फेक्शन और फिजियोलॉजिक स्ट्रेस कंडीशन, यानी कोई इन्फेक्शन नहीं है और कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों कहा यहाँ पे ये बात इन्होंने? इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन हो या स्ट्रेस हो तो उस वक्त जो होगी वो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन और स्ट्रेस से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उस वक्त फिर ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। तो अगर इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, देन उस वक्त टाइप 1 DM में डोज क्या होनी चाहिए? इंसुलिन शुड बी dose based on the weight and require a calculation of the total daily dose. The total daily dose of an adult with type 1 diabetes mellitus is estimated as 0.6 unit per kg per day, which can then be applied to determine an initial starting dose of इंसुलिन। यानी इसको आप स्टार्ट करेंगे 0.6 यूनिट पर केजी पर डे को आप यूज़ करेंगे एज ए स्टार्टिंग डोज, और उसके बाद फिर ये डोज देंगे और फिर देखेंगे कि ग्लूकोज लेवल किस तरह से है, कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कितना कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर बहुत ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो डोज कम कर देंगे, और अगर ग्लूकोज लेवल अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर थोड़ी थोड़ी करके डोज
बढ़ाते चले जाएंगे और वहाँ जाके उस डोज पर रुक जाएंगे जिस पर ग्लूकोज लेवल बिल्कुल मुनासिब हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब डोज कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें एक है 50-50 रूल। ये क्या है? 50% ऑफ द टोटल डेली डोज गिवन एज बेसिल, फॉर एग्जाम्पल NPH, ग्लार्जीन determined dose, and the remaining 50% given as a bolus dose like regular lispro, aspart, globulin dose। ठीक है, तो टोटल डेली डोज का 50% बेसिल देंगे जिसमें NPH यानी इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग एक्टिंग, और 50% जो होगी वो रेगुलर या रैपिड एक्टिंग, रेगुलर यानी शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो सकती है। एंड दे शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द मील्स। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु weigh 120 pound is to start the insulin, so the estimated total daily dose would be 32 units, यानी हमने इसको पाउंड को कन्वर्ट किया केजी में और 0.6 इंटू इतना केजी कैलकुलेट किया तो वो पर डे आ गई, तो उसकी टोटल डेली डोज पर डे आई 32 यूनिट्स। नाउ हाफ ऑफ द टोटल डेली डोज यानी 16 यूनिट्स, 32 का हाफ कितना होगा? 16 यूनिट्स वुड बी इनिशिएटेड एज बेसल इंसुलिन and remaining 16 units would be divided into approximate bolus dose as follows। और किस तरीके से देंगे? 16 यूनिट और बाकी 16 यूनिट्स के ग्लार्जीन और डिटरमीन एज ए बेसिल विथ शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, यानी ग्लार्जीन और डिटरमीन एज ए बेसिल यानी लॉन्ग एक्टिंग के तौर पे और उसके साथ रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग मिलाएंगे। टोटल कितनी बननी चाहिए? 16 यूनिट्स वंस डेली ऑफ बेसल इंसुलिन, 5 यूनिट्स TID ऑफ बोलस इंसुलिन विद मील, यानी इसमें 16 यूनिट में 5 यूनिट जो होगा वो क्या होगा? बोलस होगा। यानी बोलस का मतलब क्या हुआ कि आपने जो है ये वाली दी बोलस में रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग, और बाकी जो होगा 11 यूनिट वो या ये होगा या ये होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, इसके अलावा NPH एज ए बेसिल रिक्वायर्ड ट्वाइस डेली डोजिंग इन ए पर्सन विद टाइप 1 DM, यानी 2 दफ़ा देनी है NPH। ऑल्सो व्हेन यूजिंग NPH, सो टोटल डोज शुड बी डिक्रीज बाय 20% एंड गिवन ट्वाइस डेली टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया, यानी जो टोटल डेली डोज आप दे रहे हैं अगर NPH दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑल्सो व्हेन यूजिंग NPH द टोटल बोलस डोज शुड बी डिक्रीज बाय 20%, यानी बोलस डोज जो होगी रैपिड या शॉर्ट एक्टिंग जो होगी उसकी डोज 20% कम कर दें, और जो 20% कम की होगी उसमें वो क्वांटिटी जो होगी उतने यूनिट NPH के बढ़ जाएंगे। Thus the regimen of this example would be 8 unit of NPH and the 6 units of bolus each given BIT, यानी आपने 8 यूनिट NPH के और 6 यूनिट बोलस के जैसे सुबह नाश्ते के टाइम दिए, और फिर 8 यूनिट NPH और 6 यूनिट बोलस के यानी रैपिड एक्टिंग के वो आपने शाम के टाइम पे, शाम के मील के टाइम पर दिए। तो इस तरह से ये है 50-50 रूल। प्री मिक्स इंसुलिन की अगर हम बात करें, प्री मिक्स इंसुलिन should be initiated as 2/3 of total daily dose in the morning, यानी 2/3 यानी 66% dose in the morning and the remaining 1/3 in the evening prior to the meal। This means for the same example used earlier of the 32 units, अगर हम वही 32 units की देखें तो insulin regimen would be 21 units in the morning prior to the breakfast and 11 units remaining evening in prior to the evening meal, यानी शाम के मील से, रात के खाने से पहले। It should be noted that this type of dosing is not preferred for individual with type 1 DM because it cannot be easily adjusted for changes in diet, exercise and health, for example sick days, nor it allows the titration of insulin type to target the specific phase of insulin release that is particularly contributing to impaired glycemic control। अच्छा, ये आप जो है प्री मिक्स इंसुलिन का वो ये कह रहे हैं कि इसका ड्रॉबैक ये है कि टाइप 1 में आप इसको को अवॉइड करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये है कि इसको आसानी से, क्योंकि प्री मिक्स है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते बेसिल की और बोलस की, क्योंकि जब अगर कोई चेंजेस इन डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, हेल्थ हुआ, तो फिर आपको जो रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी बोलस और बेसिल में जो चेंजेस करने पड़ेंगे यूनिट्स को, उनको आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री मिक्स्ड है।
और फिर आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। लिहाजा ऐसी कंडीशन में इसको ये जो है वो यूज़ ना करें। टाइप 2 में जो है बहरहाल ये फिर भी मैनेजेबल होगा। नाउ टाइप, ये तो था टाइप 1 में। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। Basal insulin alone may be initiated as 10 unit once daily in average size individual or 0.1 to 0.2 units per kg per day in overweight or obese individual. एक तो स्टैंडर्ड डोज है टाइप 2 डायबिटीज़ में कि 10 यूनिट वंस डेली, या फिर अगर पेशेंट ओवरवेट या ओबीज है तो 0.1 से 0.2 यूनिट्स पर केजी पर डे। If administered in evening, the dose of insulin should be titrated as necessary to achieve fasting blood glucose level in the target range. अगर शाम में यूज़ कर रहे हैं आप ये 10 यूनिट्स जो है, तो फिर इसको देख लें कि ये सुबह के टाइम पर फास्टिंग में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल कम ना करते, यानी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में ना ले जाए और जो है वो ऐसा ना हो कि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, तो उसको टाइट्रेट करें और एडजस्ट करें। Bolus insulin can be added as needed based on the pre and post meal glucose monitoring. यानी अगर ज़रूरत हो तो बोलस इंसुलिन भी ऐड करें। बोलस यानी वही रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग, जबकि बेसिल कौन सी होती है, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग। तो अगर हस्ब ज़रूरत कभी कभी जैसे मील ऐसा ले लिया कि जिससे एकदम ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, लाइक मीठा खा लिया, तो उस वक्त उसमें फिर बोलस इंसुलिन भी ली जा सकती है, बट एज पर नीड। Premix insulin should be initiated as total daily dose of 0.2 units per kg per day, with 2/3 of total daily dose given in the morning prior to the breakfast and 1/3 of the total daily dose given evening prior to the last meal. तो अगर प्रीमिक्स ले रहे हैं तो वही है कि टोटल डेली डोज कैलकुलेट होगी 0.2 यूनिट्स पर केजी पर डे, और उसका 2/3 जो टोटल डेली डोज बनेगी उसका 2/3 यानी 66% जो होगा वो नाश्ते के से पहले लिया जाएगा, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो रात के खाने से फ़ौरन जस्ट बिफोर नाइट मील लिया जाएगा। तो ये जो हो गया हमारे पास एक प्रोटोकॉल होगा इंसुलिन का इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ इंसुलिन एडजस्टमेंट एल्गोरिथम के इंसुलिन की डोज जो होगी वो किस तरह से एडजस्ट की जाएगी। Insulin adjustment algorithm allow for the correction of elevated blood glucose level or dosing for carbohydrate intake। यानी अगर elevated blood glucose level है तो उसको करेक्ट किया जाए, या फिर कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर बढ़ गया है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट कैसे की जाए। दो यूजफुल फॉर ऑप्टिमाइजिंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल, एडजस्टमेंट एल्गोरिदम्स आर नॉट फॉर एवरीवन। यानी ये जो है एल्गोरिदम जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है यूज़फुल हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे 100% ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, लिहाजा हर पेशेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेवरल वेरिएशन एग्जिस्ट इन द डोजिंग ऑफ करेक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। द रूल ऑफ 1500 इज टिपिकली यूज फॉर डोजिंग शॉर्ट एक्टिंग insulin, means regular insulin, while the rule of 1800 is used for dosing rapid acting insulin। ठीक है, तो 1500 is used for short acting insulin and rule of 1800 is used for rapid acting insulin। However, there are myriad of algorithm, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे algorithm है between 1500 to 2200, यानी रूल 1500 से लेकर रूल 2200 तक डिफरेंट रूल्स मौजूद हैं। The higher the rule used, the lower the risk of inducing hypoglycemia। जितना हायर रूल यूज़ करेंगे उतने चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कम से कम। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल द रूल ऑफ 1800। द रूल ऑफ 1800 इज़ यूज टू डिटरमिन द करेक्शन फैक्टर, यानी हाउ मैनी मिलीग्राम पर डेसीलीटर द ब्लड ग्लूकोज विल डिक्रीज विद द इंजेक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन। यानी ये चेक करना, ये फैक्टर निकालना कि 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन इस पेशेंट में कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज को कम करेगी। द कैलकुलेशन इज 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर। यानी टोटल डेली डोज जो भी आप दे रहे हैं 1800 को उस टोटल डेली डोज से डिवाइड किया
उससे करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। अब उससे हमें क्या पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इंडिविजुअल विद टोटल डेली डोज ऑफ 32 यूनिट, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन शुड चेंज द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1 यूनिट इंसुलिन जो है वो 56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज को कम कर रहा है। वो कैसे? 1800 यानी टोटल डेली डोज, 1800 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज इज इक्वल टू 56। ये आ रहा है करेक्शन फैक्टर। यानी 1 यूनिट जो होगा वो 56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? इसको हम अप्लाई ऐसे करेंगे कि, या जैसे अभी ये हम आगे एग्जाम्पल आ रही है, द करेक्शन फैक्टर कैन देन बी यूज्ड एज ए पॉइंट ऑफ केयर कैलकुलेशन टू डिटरमिन हाउ मच इंसुलिन टू इंजेक्ट। Like for example, the calculation is current blood glucose level minus target blood glucose level divided by correction factor। यानी ये फॉर्मूला लगेगा कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि हाउ मच इंसुलिन टू इंजेक्ट किसी पेशेंट में, ठीक है। फॉर क्या क्या हमें चाहिए हुआ है? करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, यानी अभी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, और हम टारगेट कितना करना चाहते हैं, यानी उसको कितना लेकर आना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंडिविजुअल प्रीवियसली मैंशन, इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी पेशेंट का जो है इस वक्त हमने ये जो करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो है 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड टू अचीव द टारगेट ऑफ 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 120 हमें चाहिए था। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे करेक्शन फैक्टर से, यानी 56 से। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे विद द अबव कैलकुलेटेड करेक्शन फैक्टर ऑफ 56, द इंडिविजुअल वुड नीड इंजेक्ट 2 यूनिट्स ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन टू ब्रिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल बैक टू द टारगेट रेंज। यानी इससे हमें यह पता चलेगा कि अगर हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल टारगेट रेंज में लाना है, यानी 120 पे लाना है, तो उसको 2 यूनिट इजाफी जो हम जो जितना देते हैं वो तो देंगे ही, लेकिन 2 यूनिट जो होगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का हमें देना होगा। द टारगेट ब्लड ग्लूकोज इज टिपिकली सेट बाय प्रैक्टिस साइट प्रोटोकॉल एंड द करेक्शन फैक्टर शुड बी रीचेक्ड एट वंस पर ईयर और व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वेट एज हाइट बेस कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो करेक्शन फैक्टर है ये डिफरेंट टाइप के जिस पेशेंट्स पे चेक किया गया है उसके हिसाब से ये बताया गया। तो ये पेशेंट की हाइट, वेट, इनकी बेस पे चेंज होता रहता है, लिहाजा इसको दोबारा बार बार चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि टोटल डेली डोज भी पेशेंट की चेंज होगी तो फिर करेक्शन फैक्टर भी वेरी करेगा। ये तो था रूल ऑफ 1800, यानी डिफरेंट एल्गोरिथम रूल जो थी उसकी हमने बात की। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट इनटेक की बेस पर कैसे एडजस्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 500। रूल ऑफ 500 क्या कहता है? द रूल ऑफ 500 इज mentioned as or calculated as 500 divided by total daily dose is equal to x gram of carbohydrate, यानी 500 divided by total daily dose is x gram of carbohydrate. This equation estimates how many grams of carbohydrate will be covered by 1 units of insulin, यानी इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 1 यूनिट जो होगा इंसुलिन उसका 1 यूनिट इंसुलिन उसको कंज्यूम कर लेगा। यूज ऑफ दिस रूल रिक्वायर द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद डायबिटीज़ और द केयर टेकर टू काउंट द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आनी चाहिए, यानी आपने जो खा रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं और ये आता है मिसाल के तौर पर 500 डिवाइडेड बाई 32 करूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 15.62 ग्राम, यानी 1 यूनिट इंसुलिन जो होगा वो 15.62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करा देगा, यानी उस ग्लूकोज लेवल को हाई होने नहीं देगा। लेकिन अब ये 15.62 ग्राम कितने में बनेंगे, यानी कितना खाऊं मैं रोटी, चावल या मिठाई कि उसमें 15.62 हो, और अगर मैं इजाफी ले रहा हूँ तो फिर मुझे कितने इजाफी यूनिट इंसुलिन के लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंज्यूम दिस एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो होगा मेरा, इसको मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। ये रूल ऑफ 500 जो होगा यहाँ पर अप्लाई किया जा सकेगा। नाउ इंसुलिन एडजस्टमेंट
फॉर रिपीटेड टाइम सीक्वेंस इवेंट्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एडजस्टमेंट किन में रिपीटेड है, टाइम सीक्वेंस है, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस repeated hypoglycemia or hyperglycemia at particular periods, several factors should be taken into consideration. For example, appropriateness of insulin dose, eating habits, changes in exercise routine. इनको चेक करें कि अगर पेशेंट को बार बार रिपीटेडली ऐसा हो रहा है कि या तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है या हाइपर में जा रहा है, तो चेक करें कि क्या मसला है। लाइक चेक करें कि इंसुलिन की डोज सही ले रहा है, ईटिंग हैबिट उसकी सही है, एक्सरसाइज रूटीन उसका कैसा है, कहीं ये तो नहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले रहा है जिसकी वजह से एक्सरसाइज की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। सो एडजस्टमेंट टू इंसुलिन डोजिंग शुड बी मेड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एवेल्युएशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ऑन द नॉलेज ऑफ इंसुलिन ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो कि हम टेबल 46.2 पे ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि ऑनसेट, पीक और इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना है डिफरेंट टाइप की इंसुलिन का। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल हु इज टेकिंग 16 यूनिट ऑफ NPH इंसुलिन, जो कि इंटरमीडिएट है, एंड 6 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन ट्वाइस डेली 6 AM and 6 PM has target pre-lunch blood glucose level but is having hypoglycemia pre-supper and downward adjustment to morning pre-supper, यानी हो क्या रहा है कि वो 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन के और 16 यूनिट NPH के ले रहा है 6 AM एंड 6 PM दो टाइम, और हो क्या रहा है कि प्री लंच या प्री सपर जो है नाश्ते से पहले वो शदीद किस्म के हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ मॉर्निंग NPH डोज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन इट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि NPH जो आप रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं उसको ना छेड़ें, जो 6 यूनिट दे रहे हैं उसको ना छेड़ें। हाँ, जो NPH दे रहे थे जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, जो कि अगले मील से पहले जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखती है, तो उसकी डोज आप कम कर सकते हैं, उसको डाउन कर सकते हैं, उस डोज को उसको डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हैं NPH को, ताकि ये ना हो कि अगले मील से पहले पेशेंट शदीद किस्म के हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। Adjusting the morning dose of regular insulin would be inappropriate because the main effect of regular insulin in this instance would be on the pre-lunch blood glucose values, यानी pre-lunch glucose values को जो है वो सिर्फ मैनेज करता है, यानी जस्ट pre-lunch, लंच से जो पहले जो है वो, क्योंकि आपने नाश्ते में लिया हुआ होगा, और pre-lunch को भी वो कंट्रोल कर देगा। Changes in insulin dose may also be necessary for the following causes of hyperglycemia. हाइपरग्लाइसीमिया अगर हो रहा है इस वजह से, तो उस सूरत में भी इंसुलिन की डोज चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना क्या है? डॉन फिनोमेना प्रोड्यूसेस फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। सुबह के टाइम हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिलीज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। रात में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज हो गए, यानी जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। typically occur during the early morning 2 AM to 4 AM. Evening basal insulin dose should be increased and moved to bedtime dosing to correct for hyperglycemia attributed to dawn phenomena. उसमें आपने क्या करना होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इवनिंग जो बेसल इंसुलिन है उसकी डोज या तो इंक्रीज कर दें या मूव टू बेड टाइम, उससे ये होगा कि डॉन फिनोमेना कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है वो कहलाता है सोमोगी इफेक्ट। सोमोगी इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? दिस कैन अकर एट एनी टाइम डे और नाइट व्हेन ब्लड ग्लूकोज गोज टू लो एंड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आर रिलीज टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी आपने जो है वो इंसुलिन दिया और उसकी वजह से पेशेंट जो था शदीद किस्म के हाइपोग्लाइसीमिया में गया और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज हुए और उनने फिर हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर दिया। When the Somogy effect produces fasting hyperglycemia, the evening basal dose of insulin should be decreased to prevent hypoglycemia। और फिर उसमें अगर यह फास्टिंग सोमोगी इफेक्ट आ रहा है तो फिर आपने बेसल डोज ऑफ इंसुलिन जो होगी इवनिंग वाली उसकी डोज कम करनी होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ रूट्स ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास क्या रूट्स हैं इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के?
Subcutaneous injection is the method and used most often for self administration of insulin. सबसे ज़्यादा कॉमनली यही यूज़ किया जाता है, subcutaneous injection. Vials of insulin with syringes have been the traditional method to deliver the subcutaneous injection, और ये traditional method है. However, insulin pens are rapidly become popular due to convenient and portability the devices offer. तो अब इंसुलिन पेन भी अवेलेबल है जिसमें एक छोटी सी निडल होती है जिसको टक करते हैं और वो सबक्यूटेनियसली इंसुलिन को डिलीवर कर देती है. तो ये भी अवेलेबल है. इट इज़ मोर इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़. Site selection. Insulin may be injected into the subcutaneous tissues of the abdomen, buttocks, upper arm and thigh. The rate of absorption may differ depending on the anatomical site. एब्डोमेन पे लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस, बटक पे लगा सकते हैं, अपर आर्म या थाई पे लगा सकते हैं, अपर आउटर पोर्शन ओनली. लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होगी इन तमाम साइट पर वेरी करेगी. एब्डोमेन इज टिपिकली द फास्टेस्ट साइट फॉर इंसुलिन एब्जॉर्प्शन फॉलोड द आर्म, बटक एंड थाई. जो फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन साइट है वो कौन सी है? एब्डोमेन, उसके बाद आर्म है, फिर बटक है, फिर थाई है. अच्छा, इंजेक्शन साइट रोटेशन. Within an anatomical region, injection site should be rotated. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब पेशेंट की काउंसलिंग करें तो उसमें ये बताएं कि जो इंजेक्शन लगा रहा है वो सबक्यूटेनियस उस साइट को रोटेट करता रहे, चेंज करता रहे. क्यों? टू अवॉइड लिपोहाइपरट्रॉफी एंड फाइब्रोसिस. क्योंकि वरना ये क्या करेगा? लिपोहाइपरट्रॉफी एंड फाइब्रोसिस. इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूअस इंट्रावेनस और इंसुलिन ड्रिप. The IV route is used to administer regular U100 insulin. तो आमतौर पे IV रूट से जो इंसुलिन दी जाती है वो सिर्फ एक ही इंसुलिन दी जाती है और उसका नाम है रेगुलर इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. एंड टिपिकली इट इज़ गिवन इन हॉस्पिटल सेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ acute hyperglycemia, hyperglycemic emergencies like diabetic ketoacidosis or hyperosmolar hyperglycemic syndrome, or during surgical procedures. The following applies to transitioning from IV to subcutaneous insulin. और जब पेशेंट जो है वो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो फिर उसको ग्रेजुअली IV से सबक्यूटेनियस पे ट्रांसफ़र करते हैं. कैसे? शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बी एडमिनिस्टर्ड 1 to 2 hours प्रायर टू IV इंसुलिन डिसकंटिन्यूएशन. एक तो ये करेंगे. और इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड 2 to 3 hours प्रायर टू IV इंसुलिन डिसकंटिन्यूएशन. तो ये प्रोटोकॉल होगा जब आप IV से सबक्यूटेनियस पर लेकर आ रहे हैं. इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन मीन्स इंसुलिन पंप थेरेपी. इंसुलिन पंप ये मुसलसल लगे रहते हैं. is a method to provide tighter glycemic control by continuously infusing rapid acting insulin into the body. इसमें slowly जो होगी मुसलसल इंसुलिन ब्लड में रिलीज होती रहेगी और टाइटर कंट्रोल होगा ग्लूकोज का. Users must be able to understand the complexity of the pump, check blood glucose level and determine bolus insulin dose for डाइट्री इनटेक. इसमें इस चीज़ का है कि यूज़र को पता हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, पंप को ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या चेक करना है, किस तरह से करना है. कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए और इंसुलिन रिलीज़ होती जाए और पेशेंट जो हो फिर वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला जाए. और कब वो ज़्यादा डाइट लेगा, कब इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर पंप की रफ्तार भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी. एनीवे, आजकल ऐसे सेंसिटिव माइक्रोचिप वाले भी पंप आ गए हैं जो कि खुद ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे और उस हिसाब से पंप की जो होगी वो जो रफ्तार होगी उसको कम यानी इन्फ्यूजन रेट को बढ़ा या कम कर देंगे ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल उस रेंज में रहे जिसमें उसको रहना चाहिए. इसके साथ ही हमने इंसुलिन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. थैंक यू वेरी मच.